नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में मतदान के बाद भी जारी सियासी तकरार की, घमासान की। मंगलवार को एमपी की 28 सीटों पर मतदान हुआ। मतदाताओं ने बम्पर मतदान किया। कोरोना काल में भी मतदाताओं ने 2018 विधानसभा चुनावों के बराबर वोटिंग कर यह बता दिया कि वो उपचुनावों में भी कितने गंभीर थे। लेकिन मतदान के बाद भी एमपी की सियासत में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। मतदान के दिन कई जगहों पर गोलीबारी हुई तो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करने के आरोप भी लगे। मतदान खत्म होने के बाद भी सियासत एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस ने लगातार बढ़ते मतदान प्रतिशत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, तो वही बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट और हार का डर बता रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मंगलवार को एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। कोरोना के बावजूद सभी सीटों पर वोटर्स ने जमकर मतदान किया और इतने जोश से वोटिंग की कि वोटिंग का आंकड़ा करीब 2018 विधानसभा चुनाव के करीब पहुंच गया। मगर अब यही आंकड़ा सियासत की वजह बन गया है। दरअसल देर शाम जो मतदान का आंकड़ा आया वो 69.68% था। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस में यह आंकड़ा 69.93% दिखा। मगर अब एक नया आंकड़ा सामने आया है और वो है 70.13%। लगातार बदल रहे मतदान के आंकड़ों पर कांग्रेस हमलावर है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस को अभी से हार नजर आने लगी है। ये गहन जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर 6%, 3%, 4% का मतदान का अंतर केवल जो है रात से सुबह तक के बीच में अगर आ रहा है तो ये चिंता का विषय है, राजनीतिक दलों के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और चुनाव आयोग की जो है अस्मिता को बचाए रखने के लिए भी। मतदान हुआ और 10 को जब काउंटिंग होगी उस दिन भी जनता सफाई, कांग्रेस की पूरी तरह से सफाई कर देगी और कमल दीपावली मध्य प्रदेश व देश के अंदर मनाई जाएगी। जहां एक तरफ मतदान के आंकड़ों को लेकर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख के भोपाल दौरे पर भी सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की खिसकती जमीन से चिंतित भागवत भोपाल आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मोहन भागवत जी आए, उनका स्वागत है, पर इन बात का जवाब दे कि गिरती साख पे बीजेपी की जो हालत खराब है उसके ऊपर ही पाठ पढ़ाएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को गिरने वाली और गिराने वाली इस भारतीय जनता पार्टी को कुछ चाल, चेहरा और चरित्र भी बताएंगे कि उस चाल, चेहरे, चरित्र में जिसने कत्ल किया लोकतंत्र का, उसके अंदर खुद मोहन भागवत जी और आरएसएस खुद भी शामिल है। पराजय का भय कांग्रेस के मन में सता रहा है। इसके कारण कल सवेरे से ही मतदान के शुरू होते ही दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू किया। तो जनता के बीच में ना अपनी बात रख पाए ना अपनी साख रख पाए, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। और 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल बड़ी तेजी के साथ खिलखिला देगा। एक तरफ जहां वोटिंग और भागवत दौरे पर सियासत जारी है तो इसी बीच गजब का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछले 7 महीने में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में शिवराज सरकार खजाना भरने के लिए जनता पर नए टैक्स लाद सकती है, मगर जनता भरोसा रखे, 10 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। 6 महीने से कर्मचारियों की, खासकर नगरीय निकाय के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती है। ये घोतक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 महीने में कुकृत्य किए, मध्य प्रदेश को कहां ला के खड़ा कर दिया। मुझे तो डर है, शंका है कि 1-2 दिन में कहीं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा के एक आध हफ्ते में वो वसूली चालू नहीं कर देगी। यानी कुल मिलाकर भले ही मतदान खत्म हो गया हो, मगर सियासत लगातार जारी है और शायद नतीजे आने तक ये वार पलटवार यूं ही चलता रहेगा। जनता ने अपना फैसला दे दिया है और वो बस सियासत के दावों को बड़े गौर से देख और सुन रही है। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये तो हमने आपको एक साथ 3 खबरें बताई। एक तरफ घटता बढ़ता मतदान प्रतिशत, दूसरे तरफ भागवत का भोपाल दौरा और तीसरे तरफ जीतू पटवारी की चिंता कि खजाना खाली है और ऐसे में उन्हें चिंता इस बात की हो रही कि कहीं नया टैक्स ना जनता पर लाद दिया जाए। इसके अलावा भी जो एक खबर है वो ये कि वीडी शर्मा ने
आरोप लगाया है, क्योंकि आपको याद होगा कल कमलनाथ ने 2 विधानसभा सीटों सुमावली और मुरैना के बारे में कहा था कि वहां रीपोलिंग होनी चाहिए क्योंकि वहां पर गोली चली है, कोशिश हुई है मतदान को प्रभावित करने की। इस पर वीडी शर्मा ने कहा कि जब पार्टियां चुनाव हारने लगती हैं तो फिर वो रीपोलिंग की मांग करने लगती हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस की तरफ से जुझारू विधायक कुणाल चौधरी जी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका। कुणाल जी, यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल हरीश जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। हरीश जी, वाकई चुनावी इतिहास में, सियासी इतिहास में, यह थोड़ा सा हैरानी भरा आंकड़ा है कि कल देर शाम जो मतदान का आंकड़ा निकलकर आता है वो होता है 69.68%। उसके बाद सुबह जब अखबार लोग पढ़ते हैं तो उनको अखबार की हेडिंग्स में आंकड़ा दिखाई देता है 69.93%, और अब यह आंकड़ा बताया जा रहा है 70.13%। सारी रात गुजर गई, आंकड़े लगातार कुछ परसेंट बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस को चिंता यह हो रही है कि मैनेज हो रही हैं चीजें। आसिफ, देखिए, चुनाव आयोग ने व्यवस्था की थी कि वोटर टर्नआउट ऐप के ऊपर पूरा लाइव अपडेट होगा, और ये कलेक्टरों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथों से लेके और डायरेक्ट लाइव कराएं। लेकिन कई जगह जो बात सामने आई है, हमने भी पता लगाया कि हम भी चौंक गए कि आखिर रात तक क्या काउंटिंग चलती रही। तब पता पड़ा कि कई जगह वीवीपैट खराब हुए थे, कई जगह जो वोटर काउंटिंग लाइव होनी थी वहां प्रॉपर तरीके से डाला नहीं गया, कई जगह क्लरिकल मिस्टेक रहा, बाद में सुधार गणित होता रहा, कई जगह जहां ज्यादा हुआ बाद में कम किया गया। तो ये गणित गुणाभाग चलते रहे। लेकिन ये बात सही है, सवाल उठना लाजमी है। जहां हम बार बार बात कर रहे हैं, चुनाव करोड़ों रुपए खर्च करके हाईटेक होने की बात करता है और हाईटेक रूप से जोड़ता है, उसके बाद भी अगर देर रात तक सुबह तक आंकड़े बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठना जायज है। लेकिन इसके पीछे टेक्निकल वजह है। जो हमने बात की चुनाव आयोग के अफसरों से, तो उन्होंने बताया टेक्निकल वजह के कारण एरर रहा और एरर के कारण इस तरह की भ्रांति फैली। लेकिन चुनाव आयोग की जो मैदानी अमला है उसकी लापरवाही रही, उसने लाइव नहीं किया। यहां तक कि ग्वालियर पूर्व के डाटा लेट आते रहे। के मिश्रा ने कल ट्वीट भी किया था क्या वजह है कि सबके लाइव आ रहे हैं और 2-2 घंटे बाद ग्वालियर पूर्व की सीटों का आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा था। हम भी परेशान थे, क्या वजह है कि 2 घंटे तक समान फिगर दिखा रहे थे परसेंटेज का। लेकिन वो वहां भी वही समस्या रही कि एरर रहा और बराबर वोटर टर्नआउट ऐप के ऊपर डाउनलोड नहीं हुआ। और इस बार चुनाव की इतनी सख्त व्यवस्था थी कि वोटर टर्नआउट के अलावा कहीं और बात नहीं की जाएगी। तो यानी कहीं और से हम आंकड़े लेने का प्रयास करें तो वोटर टर्नआउट को जो आंकड़े पास हो रहे थे वही आंकड़े बताए जा रहे थे। नहीं, उसमें चिंता यही रही हरीश जी कि एक तो वोटर टर्नआउट के जो आंकड़े हैं वो क्लियर नहीं थे, अपडेट नहीं हो रहे थे वक्त पर, और दूसरी तरफ ये कि अब तक की जो व्यवस्था थी कि किसी भी चुनाव के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आधिकारिक आंकड़े आते थे और फिर सारे इफ एंड बट्स पर लगाम लग जाया करती थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई। तो हाईटेक जो व्यवस्था बनाई गई थी वो पूरी तरह से कामयाब दिखी नहीं, और जो पुरानी जो पारंपरिक व्यवस्था थी चूंकि वो भी नहीं हुई, तो ऐसे में अब तक कंफ्यूजन बरकरार है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव आयोग को जो पत्रकार वार्ता करनी थी, इस बार चुनाव आयोग बिल्कुल मुखदर्शक बना रहा और कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा। और चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि वोटर टर्नआउट ऐप जो है सबके हाथ में है तो ऑटोमेटिकली वो ऑथेंटिक है, ईसीआई का ऐप है, उसको अधिकृत मान के किया जाएगा। तो ये प्रयोग था चुनाव आयोग का जो असफल साबित दिखा और जनता के बीच में भी भ्रम रहा, मतदाता के बीच में भ्रम रहा और मीडिया के बीच में और लोग राजनीतिक दलों के बीच में भी भ्रम की स्थिति बनी रही। यही वजह है कि आज कांग्रेस विपक्ष के रूप में सवाल उठा रही है और सवाल मौजूद लग रहे हैं कहीं ना कहीं कि देर रात तक ऐसी कौन सी काउंटिंग चली। तो वोटिंग परसेंट कई जगह भले ही हम ओवर देखें आसिफ, औसत में 0.1 या 0.3 बदल रहा हो, पर कई सीटों पर 4-4% का अंतर आया है, 4 से 6% का अंतर आया है। तो जहां 4 से 6% का अंतर आया है तो वहां सवाल उठना लाजमी है कि इतना बड़ा गैप कैसे एकदम रातों रात में आ गया। ठीक है, और जब एक विधानसभा पर 2 लाख से 3 लाख वोटर हों और 2 लाख से 3 लाख वोटर में अगर आप 1% का भी अंतर देते हैं तो आप वहां समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर होता है। तब जबकि सुवासरा जैसी सीटों पर जीत का अंतर 2018 में क्या रहा था हम बेहतर जानते हैं। यहां 100 200 मतों से जीत हार का अंतर तय हो जाता है। हरीश जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मैं जानता हूं कुणाल भाई आपके पास बोलने को आज बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले मैं यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, आपने कांग्रेस पर आरोप यह लगाया है कि हार का डर और बौखलाहट इस वजह से कांग्रेस सवाल उठा रही है। मुझे आप बताइए, विपक्ष के नाते कांग्रेस को चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए कि उनको देर शाम आंकड़ा कुछ दिखता है, सुबह अखबारों में आंकड़ा कुछ दिखता है और अब आंकड़ा उनके सामने कुछ और है?
देखिए आसिफ भाई, तकनीकी युग में, तकनीकी नए नए टेक्नोलॉजी में अगर कहीं किसी प्रकार का विलंब होता है या विलंब हुआ है, आप देखिए कि कुछ स्थानों पर हुआ, सब स्थानों पर नहीं हुआ है। और दूसरा, अगर आंकड़ों के आने में विलंब हुआ तो इसका यह मायना नहीं कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर मतदान की सारी प्रक्रिया, उसका अनाउंसमेंट, या निर्वाचन आयोग हमारे इशारे पर चल रहा है। अब कांग्रेस तो बैठे भाले किसी भी प्रकार के आरोप लगाने की मन स्थिति में हमेशा रहता है। मतदान प्रारंभ हुआ आसिफ भाई, और आपने देखा दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया और ईवीएम मशीन को ही उन्होंने फिर एक बार पुनः ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया। और कांग्रेस की आदत रही आसिफ भाई शुरू से, ये मतदान के दौरान गड़बड़ी को लेकर के, मतगणना के समय गड़बड़ी को लेकर के, और मतदान के बाद आंकड़े आते हैं उसमें देरी होना, तो ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को फोड़ते हैं। नहीं यशपाल जी, वो कांग्रेस की आदत नहीं, वो विपक्ष की आदत है। बगल के प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक सीट पर चुनाव था, वहां बीजेपी विपक्ष में है, वो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रही है कि धनबल का वहां जमकर इस्तेमाल किया गया है। भाई कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में विपक्ष में रही, तो हम हमेशा देखते हैं। मेरा खुद का पिछला चुनाव देखिए आप, हम तो नहीं गए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उस ईवीएम मशीन के जहां पर काउंटिंग होती है, हम तो रात को नहीं सोए, लेकिन दिखाने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए और बरामदे में सो रहे हैं और अपना बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। ईवीएम मशीन जाकर के हम कोई बदल सकते हैं क्या? ऐसा नाटक नौटंकी कांग्रेस हमेशा करते और अभी भी कर रही है। अभी भी जानकारी मिली कि कांग्रेस आवेदन दे रही है, कांग्रेस काउंटिंग के पहले जहां ईवीएम मशीन को रखा गया है वहां पर चौकीदारी करने का काम करेगी। उनको डर है हार का, और डाला जा रहा है सरमाथे भारतीय जनता पार्टी के। हम प्रारंभ से कहते हैं, आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, हमको निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं पर पूरी निष्ठा है, पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वाचन आयोग काम करता है, हमारे अपने इशारों पर नहीं करता है। लेकिन तब से जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उसके बाद अभी गृह मंत्री है, तो कांग्रेस के दिलो दिमाग में ईवीएम मशीन का जो डर और भय, फालतू फोकट का धरा पड़ा है, ये चुनाव के परिणाम तक रहेगा आसिफ भाई। मैं पूछ लेता हूं ये सवाल यशपाल जी। हाँ, कुणाल भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं लौटता हूं सर इस पर आपके पास। कुणाल भाई, मेरा आपसे एक सवाल, तब जबकि शिवराज सरकार के रहते हुए ही, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिए, जीएस डामोर साहब जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा उपचुनाव हुआ था झाबुआ में, तब तो कांतिलाल भूरिया जीते थे, और उस वक्त कांतिलाल भूरिया जब जीत रहे थे तो आपकी पार्टी प्रदेश में विपक्ष में थी, तब भी तो यही चुनाव आयोग था, यही चुनाव प्रक्रिया थी। यानी अगर आप जीतेंगे तो सब कुछ पाक साफ, और अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है, कुछ यहां वहां गड़बड़ लग रही है, तो फिर आप सीधा सवाल उठाएंगे क्या? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को आपको समझना पड़ेगा। इस प्रदेश में खरीदे हुए लोकतंत्र के ऊपर सरकार इन्होंने बनाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करा है। क्या हमें संवैधानिक अधिकार नहीं कि हमें अगर कोई चीज पे डाउट है तो लोकतंत्र है क्या? इस संविधान पे भरोसा, लोकतांत्रिक मूल्यों पे भरोसा, और अगर इस तरह के चेंज आते हैं और सवाल उठाना हमारा काम है। अगर इसमें हम सवाल उठाते तो इसमें इतनी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को क्यों होती है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अगर सवाल उठाना, इतना बड़ा वोटर टर्नआउट की आप बात कर रहे हैं कि भैया 4 से 5% का वोटर टर्नआउट हो रहा है, तो क्यों सवाल नहीं उठेंगे? और क्या लोकतांत्रिक मूल्यों में अगर लोकतंत्र की रक्षा करने का अगर अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों हमारे संवैधानिक हक और अधिकार को, क्या इस देश के अंदर क्या चाहते हैं? ये तानाशाही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत चीजों के ऊपर आवाज नहीं उठाए? आप जनादेश को खरीद लो तब आवाज नहीं उठाए, लोकतंत्र के मूल्यों का कत्ल कर दो तब आवाज नहीं उठाए, अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी दिख रही तो उसके ऊपर आवाज नहीं उठाए। क्या चाहते क्या है भारतीय जनता पार्टी? इस देश के संवैधानिक हक और अधिकार, और इस देश में कई नेताओं ने कहा है अगर इस देश में सड़कें सुनी होगी तो इस संसद आवारा हो जाएगी, और ये लोकतंत्र में जो आवारा होने का काम इन्होंने करा है उसके खिलाफ हम एकजुटता के साथ अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की। और क्यों चुनाव आयोग को अधिकार है ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करती है उसको नहीं करा? हर घंटे चुनाव आयोग की लगातार ब्रीफिंग होती है। कल अगर एक भी बार मीडिया से मिले हो तो मुझे बताने का काम करा। ये लोकतंत्र के सारे स्तंभ है, मीडिया अपना एक स्तंभ है, न्यायपालिका अलग है, अपना कार्यपालिका अलग है, तो इन सभी चीजों से मिलके देश चलता है, लोकतांत्रिक मूल्यों से चलता है। ये तानाशाही का रवैया क्या होता है कि क्यों आपने वो क्यों नहीं करा? गलती अगर वोटर टर्नआउट पे हो रही थी, लेट हो रहे थे, तो उस समय क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब नहीं दिया कि लगातार इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, कल तक हम वो करेंगे। फिर आपको मीडिया के पास माध्यम से नहीं मिल पा रहा, दूसरी चीजों के माध्यम से नहीं मिल पा रहा, और जब मिलता है उसके बाद अगर उस पर सवाल उठाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि आपने ऐसा कर रहे। ठीक है, आपका सवाल उठाना अधिकार है कुणाल भाई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं।
सवाल दरअसल इतने उठा दिए गए, वोटिंग शुरू हुई, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, वो कहते हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ईवीएम मत इस्तेमाल करो, विकसित देश खुद बैलेट पेपर पर है, आप बैलेट पेपर इस्तेमाल करो। उसके बाद वोटिंग खत्म होती है, कमलनाथ कहते हैं 2 सीटों पर आप रीपोलिंग करिए, धनबल का इस्तेमाल किया गया है, प्रशासन का जमकर दुरुपयोग किया गया है। अब पूरी कांग्रेस वोटिंग के परसेंट पर आंकड़ा पर सवाल उठा रही है। सर, आपके कार्यकर्ता पर गलत मैसेज ना चला जाए कि बड़े नेता इतने चिंतित है, लगता है उन तक मैसेज पहुंच चुका है, उन तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अभी तो नतीजे आने में 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, कार्यकर्ताओं में जोश कैसे बनाकर रखेंगे? मैं कल जी न्यूज पे बैठा था जिस समय ये वहां पे जो सुमावली की गोली की घटना है, आपके स्प्रिंगर ने सरेआम चैनल के ऊपर बोला था, हरीश जी भी थे और मैं दोनों साथ में बैठे थे, कि भैया कुशवाहा समाज के गांव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गोलीबारी कर रहे हैं और बूथों के बाहर जाके दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए? कहीं डंपिंग हुई है तो उसके ऊपर क्यों नहीं उठाया सवाल? आप चाहते क्या है आसिफ जी, क्या लोकतंत्र में सवाल उठाना बंद कर दें? इस लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, विधानसभा में इन्हें सवालों के जवाब देना बंद कर दिया, विधानसभा के अंदर जवाब देते नहीं है, लोकतंत्र में सवाल पूछ नहीं सकते। क्या चाहते क्या है? बिगैर सवालों का लोकतंत्र कैसे चलेगा? नहीं, बगैर सवालों का लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए मैं अपने सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपके अपने सवालों पर मैंने कहा कि कार्यकर्ता कहीं डिमोरलाइज ना हो जाए। ये महात्मा गांधी का देश है, इसमें सवाल पूछने का अधिकार है। आरटीआई जैसे कानून हम लाए, इसीलिए लाए कि सवाल पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब देना जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका काम है, और जो लोग जवाबदेही के पद में बैठे हैं उनका काम है। क्यों जवाब नहीं देंगे? जवाबों से क्यों बचना चाहते हैं? मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। यशपाल जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, भिंड मुरैना और ग्वालियर चंबल में चलती है कि गोली नहीं चली तो चुनाव कैसे रहा। सर, इतने दशकों बाद भी अगर अभी भी वो रिवायत बनी हुई है कि गोली नहीं चलेगी तो चुनाव नहीं होगा, तो 15 साल की आपकी तब की सरकार है साहब, 7 महीने की अभी की सरकार है, प्रशासन अभी भी नहीं वेरीफाई कर पा रहा है क्या? इतनी टीयर की सुरक्षा होती है, लेयर की सुरक्षा होती है, मतदान बूथ पर कैप्चरिंग की कोशिश होती है, आपके एक विधायक के बेटे पर आरोप लग रहे हैं, वहां गोलीबारी होती है। ऐसे में देखिए, गोलीबारी के माध्यम से मतदान किसी भी राजनीतिक दल को करवाने के लिए कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र जिस प्रक्रिया के साथ चलना चाहिए, जिस पारदर्शिता के साथ चलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों भिंड मुरैना की ये बात आती है और अपवाद स्वरूप पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो हमारा मालवा तो बड़ा शांत है, लेकिन ये घटना हो जाती है तो वास्तव में प्रश्न आपका जो है, हमको भी, हम जैसे लोगों को जिस क्षेत्र का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, मालवा में हम लोग रहते हैं, तो हमको भी लगता है कि क्यों होता है, लेकिन प्रशासन को इसके पहले से ही इसकी तैयारी करना चाहिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है। आसिफ भाई, आपने भी प्रश्न पूछे थे तो बहुत तो महात्मा गांधी भी आ गए और राइट टू इंफॉर्मेशन भी आ गया कुणाल जी के उत्तर में, लेकिन झाबुआ के सवाल का आपका जवाब कुणाल भाई ने नहीं दिया कि भूरिया और डामोर जी के उसमें ईवीएम का क्या हुआ, दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम पे क्या, कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज आएगा। मैं आसिफ भाई आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी हताशा के दौर में, निराशा के दौर में, और अब जो परसेंटेज की बात की जा रही है, जिस मुद्दे को आपने इस चैनल पे उठाया, अभी कांग्रेस तो रोज कह रही, 2 दिन से कह रही कि अधिक मतदान हमारे पक्ष में है, अधिक मतदान हमारे पक्ष में 85% से 86% बढ़ गया तो हम जीत रहे। और तो आप कह रहे हैं कुणाल भाई को खुश होना चाहिए कि अगर ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है तो उनके मुताबिक ये उनके पक्ष में जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों को सर। मेरे पास वक्त खत्म हो गया और हम इसको आगे नहीं खींच सकते, यहां जो फाइनल कर दिया सो हो गया सर, वक्त हो गया हमारे पास। धन्यवाद यशपाल जी, बहुत धन्यवाद कुणाल जी, हरीश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।